नमस्कार, मैं गोविंद सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय बारा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आइए आज की कक्षा में, जिसमें हम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। हम अभी तक पृथ्वी और सौरमंडल के विकास से संबंधित कई परिकल्पनाओं का अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें कांट, लाप्लास, चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट हमारी परिकल्पना है वो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना या टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिनके अपने अपने हाइपोथेसिस और सिद्धांत हैं पृथ्वी के विकास को समझाने के, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम केवल 4 सिद्धांत को पढ़ने वाले थे, जिसमें से आज ये हमारा अंतिम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो सिलेबस है हम उसमें अगला टॉपिक क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सिद्धांत की हम भूमिका देख लेते हैं या इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये सिद्धांत 1919 में सर जेम्स जीन्स ने दिया। जेम्स जीन्स एक इंग्लिश विद्वान थे, एक अंग्रेजी विद्वान थे, और जब ये सिद्धांत इन्होंने 1919 में दिया तो उसमें कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को, या इसमें ये कह लें कि थोड़ा बहुत जो संशोधन था वो प्रस्तुत किया 1929 में जेफरीज महोदय। जेफरीज, अगर पूछा जाए कि ज्वारीय परिकल्पना में किसने संशोधन प्रस्तुत किए तो वो जेफरीज महोदय ने 1929 में इसमें संशोधन प्रस्तुत किए। अब ये सिद्धांत, जैसा कि हम देख चुके हैं कि प्रत्येक जो सिद्धांत होता है, हम हर बार कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन असम्पशन, यानी कि प्रत्येक परिकल्पना किसी न किसी पूर्वानुमानों पर या मान्यताओं पर आधारित होती है। हम मान्यताओं के आधार पर अपनी विचारधारा को पुष्ट करते हैं। तो यहाँ इन्होंने कुछ मान्यताएं रखी, कुछ आधार रखे, कुछ बेस रखे, आधार या मान्यताएं। सबसे पहली इसकी मान्यता क्या रही? अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि 2 तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं हमारे सौरमंडल और पृथ्वी के विकास से संबंधित, एक मोनोस्टिक थ्योरीज और बाइपेरेंटल थ्योरीज। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं द्वैतारक परिकल्पना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि द्वैतारक अगर परिकल्पना से संबंधित अगर ये ज्वारीय परिकल्पना है तो निश्चित रूप से इसमें एक से अधिक तारों की बात कही जाएगी। और वही इन्होंने अपनी मान्यताओं में कहा भी। इन्होंने माना कि सौरमंडल के विकास से पहले, जो हमारा सौरमंडल और पृथ्वी का विकास हुआ है, उससे पहले यहाँ पर 2 तारों की स्थिति को इन्होंने माना, यानी कि सौरमंडल का विकास एक तारे से नहीं 2 तारों से हुआ। इन्होंने कहा कि एक तारा जो कि हमारा सूर्य था, सूर्य अपने ही स्थान पर स्थित था, तप्त गैस का एक गोला था और अपने ही एक्सिस पर, अपने ही स्थान पर घूम रहा था। ये तो उन्होंने बात करी पहले तारे की। दूसरा तारा, जो दूसरा तारा है वो हमारे सूरज से आयतन में बहुत भारी है, द्रव्यमान में बहुत भारी है, यानी कि जो दूसरा तारा है वो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा, यानी कि अत्यधिक द्रव्यमान वाला और अत्यधिक आयतन वाला था। सूर्य हमारा अपने ही स्थान पर स्थित था और अपनी धुरी पर घूम रहा था, जबकि जो दूसरा तारा था यह अपने मार्ग पर अनुसरण करता हुआ ऐसे पथ से विचरण कर रहा था जिसमें से वो कालांतर में सूरज के नजदीक से निकला। तो ये इसकी कुछ मान्यताएं यहाँ पे रही। अब आइए थोड़ा सिद्धांत को समझने का हम प्रयास करेंगे। अगर सिद्धांत का मूल रूप हम देखें, जैसा कि मान्यताओं में हमने देख लिया कि सूर्य अपने स्थान पर ही केंद्रित था और जो दूसरा तारा है वो एक निश्चित पथ से गति कर रहा था, जिससे क्या है वो सूरज के मार्ग में आया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। 2 स्थितियां, ये जो दूसरा जो बड़ा तारा है ये हमारे सूरज के नजदीक से अपने पथ को, क्योंकि इसका जो पथ है जाने का वो सूरज के नजदीक से था, तो हमारा सूरज जहां स्थित था
उस पथ से ये जो तारा है उसको जाना है। जब ये तारा सूरज के नजदीक आया तो चूंकि तारा बहुत विशाल था, और अगर विशाल तारा है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी उतनी अधिक होगी। तो इस विशाल तारे के आकर्षण के कारण हमारे सूर्य से क्या हुआ, ज्वार की उत्पत्ति हुई। ज्वार से मतलब ज्वार शक्ति, या हम इसको कह लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जैसे हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के प्रभाव से समुद्रों में ज्वार आते हैं, वैसे ही इस तारे के प्रभाव से, जो कि बहुत विशाल था हमारे सूरज से, जब हमारे सूरज के पथ की ओर अग्रसर हुआ, सूरज के रास्ते से अग्रसर हुआ, तो सूरज पर हमारी पृथ्वी की भांति जैसे हमारे समुद्रों में ज्वार आते हैं, वैसे ही सूर्य की बाहरी सतह पर एक ज्वार का प्रादुर्भाव हुआ। इस ज्वार को इन्होंने क्या कहा, फिलामेंट। ये फिलामेंट ज्वार के रूप में सूरज की सतह से बाहर की ओर अग्रसर हुआ। जैसे जैसे ये तारा सूरज के नजदीक आता गया, वैसे वैसे अत्यधिक मात्रा में फिलामेंट इकट्ठा हुआ, बाहर की ओर आया, और एक सिगार नुमा शेप में, जब ये हम इसी डायग्राम का अगला पार्ट बनाए, ये हमारा सूर्य, तो ये जो सिगार नुमा या जो फिलामेंट है सिगार नुमा, वो सूरज से अलग हो गया। और कालांतर में ये जो दूसरा तारा था, चूंकि इसका जो पथ है वो अलग था, लेकिन हमारे सूरज के नजदीक से जाता था, तो ये जो तारा है अपनी यात्रा पर आगे निकल गया। लेकिन इस तारे के फलस्वरूप जो फिलामेंट सूरज से अलग हुआ, वो न तो इस तारे के साथ जा सका, क्यों, क्योंकि ये तारा अपने ऊपर आगे चला गया और उसकी आकर्षण शक्ति इतनी भी नहीं रह पाई कि इसको अपनी ओर खींच ले। और ये जो फिलामेंट हमारे सूरज की सतह से अलग हुआ, सूरज की आकर्षण शक्ति के बाहर जाने के कारण वापिस फिर सूरज में विलय नहीं हो पाया, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने। ये हमारी दो परिस्थितियां हमने यहाँ पर, ये पहली, ये दूसरी। हम पहली परिस्थिति में क्या देख रहे हैं कि जब तारा सूरज के नजदीक आना शुरू होता है तो सूरज की सतह पर इस तरीके से ज्वार की उत्पत्ति होती है, और जब तारा बहुत नजदीक आता है तो जो बड़ी मात्रा में सूरज की सतह से फिलामेंट निकल करके और सूरज से विखंडित हो जाता है, अलग हो जाता है, और तारा अपने पथ पर आगे चला जाता है। और ये जो फिलामेंट, सिगारोला फिलामेंट है, वो सूरज के चक्कर लगाने लग जाता है। चूंकि सूरज की सतह से फिलामेंट निकला है, इस कारण ये फिलामेंट बहुत तप्त है, बहुत गर्म है। लेकिन कालांतर में जब चक्कर लगाते लगाते ये जो शिगारनुमा शेप थी, ये धीरे धीरे ठंडी हुई, और जैसे ही कोई वस्तु ठंडी होती है तो उसकी प्रवृत्ति होती है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव होना शुरू हो जाता है, संकुचन की प्रक्रिया शुरू होती है, और ये सिगार अलग अलग 9 भागों में इस तरीके से टूट गया। और हमारे इस सिगार के टूटने से हमारे सौरमंडल के 9 ग्रह बने। ये जो हमारा सिगार था, इसकी एक विशेषता थी कि ये सिगार जो फिलामेंट अलग हुआ सूरज से, इसकी एक विशेषता ये थी कि ये दोनों किनारों पर तो बहुत पतला था, और बीच में जो इसकी चौड़ाई थी वो बहुत मोटी थी। और जब इसका विखंडन हुआ, और विखंडन होने से जैसा कि हमने कहा हमारे 9 ग्रह बने, तो आज का जो वर्तमान स्वरूप है, जैसा कि हम बाकी परिकल्पनाओं में नहीं समझा पाए थे कि क्या कारण रहा कि हमारे जो सिगारनुमा शेप जो हमारे सौरमंडल का है वो किस कारण से अस्तित्व में आया, उसको समझाने में जेम्स जीन सफल रहे। हम देखेंगे, अगर हमारे ग्रहों को देखें तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि,
यूरेनस, नेपच्यून, हम देखेंगे कि ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या ये शिगारनुमा शेप को फॉलो कर रहे हैं? जैसा हमारा फिलामेंट जीन्स ने बताया कि किस तरीके से सूर्य से फिलामेंट अलग हुआ और वही फिलामेंट टूट करके बाद में 9 अलग अलग ग्रहों में परिणत हो गया। तो आज हमारे जो 9 ग्रह हैं, जो प्लूटो था उसको 2006 के एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय महासंघ की बैठक में से इसको ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में मान्यता दी गई है। बाकी हमारे जो 8 ग्रह हैं, चूंकि इन्होंने सिद्धांत जब दिया उस टाइम पर न तो प्लूटो की खोज हुई थी और इन्होंने 9 ग्रहों का होना बताया, तो इस फिलामेंट के अकॉर्डिंगली हमारे 9 ग्रह बैठ जाते हैं। अब यहां पर एक बात और सामने आती है कि फिलामेंट का आकार शिगारनुमा ही क्यों था। इसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास कर लेते हैं कि तारा जब सूरज के नजदीक दूर होगा, जब ये स्टार सूरज से दूर होगा, तो चूंकि इसकी आकर्षण की जो शक्ति है वो कम होगी, तो पहले क्या हुआ होगा, कम मात्रा में इस तरीके से पदार्थ बाहर आया होगा। जैसे जैसे ये तारा सूरज की ज्यादा नजदीक आया होगा, वैसे वैसे इससे खींचने की जो मात्रा है वो बढ़ गई होगी, और जैसे फिर ये वापस सूरज से दूर चला गया, तो दूर जाने के बाद वापस जो मात्रा है वो खिंचाव की कम हो गई। इसके चलते क्या है कि जो फिलामेंट नुमा जो आकृति हमारे ज्वार की बनती है, वो इस कारण से विभिन्न मात्रा या विभिन्न दर से दूसरे तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण फिलामेंट नुमा शिगारनुमा आकृति का निर्माण हुआ। तो ये जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है, जिसमें हमने बहुत शॉर्टली ब्रीफली समझने का प्रयास किया है। अब इसमें ये सिद्धांत जो है वैज्ञानिक जगत में काफी मान्यता प्राप्त रहा अपने समय तक। हालांकि वर्तमान समय में इसकी इतनी प्रासंगिकता पर, इसके औचित्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत को बहुत सटीक ढंग से प्रस्तुत किया और तत्कालीन समय की जितनी भी जिज्ञासाएं थी उनको शांत करने का प्रयास किया। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, जैसा कि हम सभी में देख रहे थे कि ग्रहों का क्रम और आकार, हम बाकी सारी परिकल्पनाओं में एक चीज समझ चुके हैं कि सबने अपने अपने सिद्धांत के माध्यम से सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स का अरेंजमेंट है उसको समझाने में ये असमर्थ रहे। ग्रहों का आकार पहले छोटा, फिर बड़ा और फिर वापस छोटा क्यों होता है, ये हमको जेम्स जीन्स ने बहुत ढंग से बताया कि फिलामेंट बाहर निकला और उससे जब 9 ग्रह बने तो वो किस प्रकार से बने, हम थोड़ी देर पहले इसको देख चुके हैं। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से ग्रहों का क्रम और उनके आकार को भली भांति ठीक ढंग से प्रस्तुत किया। दूसरा, उपग्रहों का क्रम व आकार। हम सिद्धांत में चूंकि हम बहुत ब्रीफली पढ़ रहे हैं इसलिए हमने उपग्रहों के बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन जिस प्रकार हमारे सूर्य पे ज्वार आने से और 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई, वैसे ही इस फिलामेंट पर सूर्य के ज्वार से, यानी कि जब एक तारा निकल गया और जो 9 ग्रह बने उन पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण उस फिलामेंट में से जो छोटे पार्टिकल अलग हो गए, जो छोटे ग्रह अलग हो गए, छोटे टुकड़े अलग हो गए, वो बाद में उन बड़े टुकड़ों का चक्कर लगाने लगे जो फिलामेंट से ग्रह के रूप में विकसित हुए थे, और वही जो खगोलीय पिंड बाद में जाकर के उपग्रहों के रूप में परिणत हो गए। तो जो पैटर्न हमारे ग्रहों का है वही पैटर्न हमारे उपग्रहों का भी है। एक तो इन्होंने उपग्रहों की उत्पत्ति को भी समझाने का प्रयास किया। दूसरा, जैसे बृहस्पति है या शनि है जिनके उपग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर उनके उपग्रहों का भी हम अगर अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो छोटे उपग्रह हैं, तारे जो किसी भी ग्रह के जो छोटे उपग्रह हैं वो तो किनारों पर हैं
और जो बड़े उपग्रह हैं वो इस तरीके से बीच में, यानी कि फिलामेंट नुमा आकृति में। तो ये उपग्रहों के क्रम और उनके आकार को समझाने में भी बहुत हद तक सफल है। यह कुछ मुख्य बातें थी जिन पर हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर बात करी जाए, एक मिनट, बात करी जाए फिलामेंट के आकार की, तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि क्यों जो सूरज से ज्वार के बाद जो पदार्थ अलग हुआ उसका आकार फिलामेंट नुमा ही क्यों था। उसका कारण हम डिस्कस कर चुके हैं कि विभिन्न दर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण विस्तृत वायव्य पदार्थ की मात्रा अलग अलग थी। इस कारण जब तारा दूर था तो कम मात्रा में वायव्य पदार्थ निकला, और जब तारा बहुत नजदीक आ गया हमारे सूर्य के तो बड़ी मात्रा में, और जब वापिस दूर अपने पथ पर अग्रसर हुआ तो फिर वायव्य राशि की मात्रा घटती गई, यानी कि पहले बहुत कम थी, फिर बढ़ती गई और फिर वापिस घटती गई। इस तरीके से ग्राफ चला, और इसके कारण सूरज से अलग हुआ जो फिलामेंट है उसकी आकृति सिगार शेप में है। ये इस सिद्धांत के कुछ बहुत प्रासंगिक मुद्दे हैं। अब इस सिद्धांत में कुछ कमियां रही हैं, उनके विषय में भी हम जानने समझने का प्रयास कर लेते हैं। क्या कुछ कमियां रही वो देख लेते हैं। इसकी अगर आलोचना हम देखें, हालांकि अपने समय पर इसको बहुत ज्यादा मान्यता मिली और आज भी कई विद्वान इसका पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन चूंकि अब टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत सारी नई थ्योरीज आ चुकी हैं, तो अधिकांश लोग इसके जो सिद्धांत की रूपरेखा है उस पर अपने प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। आलोचना में सबसे पहली बात तो लेविन महोदय, लेविन नाम के विद्वान लिखते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में दो तारों के बीच की जो दूरी है, ये कोई तारा L है और ये कोई तारा B है, इन तारों के बीच की जो दूरी है वो इतनी अधिक है कि न तो इनके आपस में कई इंटरेक्शन का सहयोग बैठ सकता है और न कोई टक्कर हो सकती है, ऐसा कहना है लेविन महोदय का। यानी कि अंतरिक्ष में जो दो तारों के मध्य दूरी है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि डिस्टेंस अत्यधिक है, जिससे ये जो संभावना है, जो पहला मान्यता जेम्स जीन्स ने रखी कि जो दूसरा तारा नजदीक आया सूरज के, उसकी संभावना बहुत कम है, नगण्य है। दूसरा, इस सिद्धांत का इस आधार पर विरोध किया जाता है, जो कि हम हर सिद्धांत में देखते आए हैं, कि ग्रहों में अत्यधिक कोणीय गति क्यों है जबकि सूरज में कोणीय गति नगण्य है। और बल्कि फिजिक्स के लॉ की हम बात करें, जैसा कि हर बार देखते हुए हम आए हैं, जबकि सूरज में कोणीय गति सबसे अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे सौर मंडल की मात्र 2% कोणीय गति सूरज के पास है, बाकी 98% एंगुलर मोशन जो है बाकी ग्रहों के पास है, जो कि फिजिक्स के लॉ के भी बियॉन्ड जाता है, कहीं ना कहीं उसके विपरीत। कोणीय गति के बाद तीसरा जो इस सिद्धांत की मुख्य आलोचना है वो इस आधार पर की जाती है कि जो फिलामेंट था उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ समय के साथ, जब वो ठंडा हुआ तो उसमें से 9 ही ग्रह क्यों बने, इसका कारण क्या था। जैसा कि हम हर सिद्धांत में देखते हैं कि सबने ग्रहों की संख्या 9 ही क्यों बताई, इसके पीछे क्या रीजन था, और अगर जब ये फिलामेंट टूटा तो वो ज्यादा भागों में तो टूट सकता था, तो 9 ग्रह क्यों उत्पन्न हुए, ये भी एक रहस्य का विषय रहा जिसको नहीं समझा पाए। एक अन्य आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जो तारा था वो जब सूरज के नजदीक आया और आगे वो कहाँ चला गया, इसके बारे में भी जेम्स जीन्स ने कुछ नहीं बताया। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं जिनके आधार पर इस सिद्धांत को गलत ठहराने का प्रयास भी कई लोगों ने किया, कई लोगों ने कमियां निकाली, लेकिन ये सिद्धांत बहुत हद तक बहुत ठीक ढंग से सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी तथ्य को सुलझाने का प्रयास करता है। हम इसको बहुत विस्तृत रूप से नहीं पढ़ रहे, अन्यथा इस सिद्धांत की जो बारीकियां हैं उनको और कभी हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे जब हम इसको बड़े स्तर पर पढ़ेंगे। तो आज
आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। आगे हम अपने सिलेबस का नया टॉपिक सौरमंडल को ब्रीफली पढ़ने का प्रयास करेंगे।